हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना है या सेल को एग्ज़िट करना है या सेल में एंटर करना है, ओके। तो उसको जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पार करके अंदर या बाहर जाना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें पता है कि मेम्ब्रेन्स से डायरेक्टली एंटर एग्ज़िट नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ सब्सटेंस को कुछ या तो डायरेक्ट एंट्री हो जाती है या किसी को कुछ कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, तो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ओके। सो सबसे पहला जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ जस्ट मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ओके। सो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि लेट्स से ये हमारे पास सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ आना है तो उसको हमने बोला कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है। लेट्स से एक सब्सटेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ओके। यहाँ पे लेट्स से इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं एंड 1000 मॉलिक्यूल्स है लेट्स से, और यहाँ पे इसके 20 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सब्सटेंस की और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो जब ऐसा कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बन जाता है, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा है वो टेंडेंसी रखती है ज़्यादा से कम की तरफ आने की। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ओके। सब्सटेंस का हाई से लो की तरफ आना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि कहाँ कहाँ हम एटीपी की बात कर रहे हैं, कहाँ एटीपी की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन को कोई ज़रूरत नहीं है एटीपी, ये जस्ट बस एक ग्रेडियंट होना चाहिए ज़्यादा से कम की तरफ का, ठीक है। अब इसके बारे में दो चार बातें याद रखनी है कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने बताया कि हाई टू लो, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा, अगर जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने बताया कि 1000 से 20 का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिफ्यूजन हो पाएगा। अगर एक दूसरे एग्जांपल में मैं कहूँ कि यहाँ सिर्फ 50 है और यहाँ 20 है कोई भी सब्सटेंस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेडियंट है, हाई टू लो है, बट ये वाला ग्रेडियंट ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा एफिशिएंटली डिफ्यूजन हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस एग्जांपल, ओके। तो पहला हो गया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होएगा। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है एरिया, कि किस एरिया से डिफ्यूजन हो पा रहा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन हो पाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस से, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो पा रहा है, अगर ये थिक होएगी तो हमने जैसे कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होएगा, अगर ये पतली होएगी मेम्ब्रेन एरिया या थिकनेस कहें हम इसकी, तो उतना इजीली डिफ्यूज़ हो पाएगा। तो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, मोटापा पतलापन है, वो भी मैटर करता है डिफ्यूजन में। तो वो इन्वर्स रिलेशन रखता है, जितना पतला होगा मेम्ब्रेन उतना इजीली डिफ्यूज़ कर पाएगा, जितना थिक होएगा उतना कम डिफ्यूज़ हो पाएगा। इनका उल्टा रिलेशन है। तो ये 3 फैक्टर्स याद रखने हैं डिफ्यूजन के रिस्पॉन्ड में। नाउ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है एम्फाइसेमा क्या है, एल्वोलाई की बीमारी है। अब लेट्स से ये आपके पास डक्ट्स हो गई, ये हो गई एल्वोलाई, ओके। ये हमने बना दी एल्वोलाई बहुत सारी। एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी ऐसे मेम्ब्रेन बन जाती है लेट्स से, ठीक है। तो इनकी जो ये वॉल है, कॉमन वॉल है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, ये जो है ये सब डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जो एल्वेलायर वॉल है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें क्या कम हो गया है, इसमें सरफेस एरिया कम हो गया है। इसमें अगर इसमें एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, तो वो ज़्यादा एरिया से डिफ्यूज़ कर पाती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें एयर आएगी लेकिन इसके पास ओवरऑल जो एरिया है वो क्या हो गया है, इसके कंपैरिजन में कम हो गया है। तो एम्फाइसेमा में एरिया की सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन भी कम होता है। इस वाले रिलेशन में एरिया कम तो डिफ्यूजन भी कम। एम्फाइसेमा में एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है गैस को जो डिफ्यूज़ करना चाहती है, तो एम्फाइसेमा में डिफ्यूजन कम हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमें पता है कि ये हमारा एल्वोलाई है लेट्स से, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स आई है जिनको डिफ्यूज़ करना है। अब जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये क्या हो जाती है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, इसमें डिपोजिशन हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंस का। एंथ्राकोसिस में कोल्ड का डिपोजिशन हो जाता है,
ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन या कोई भी गैस आती है, उसको इस यहाँ पे डिफ्यूज़ होके ब्लड में आना है, तो इसको जो बीच में मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ रही है, ये बहुत ही थिक हो गई है, थिकनेस बढ़ गई है इसकी एज़ कम्पेयर टू जो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं। ओके, तो इसमें ईजिली डिफ्यूज़ कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिपोजिशन नहीं है ईजिली, लेकिन यहाँ पे डिपोजिशन हो गया तो मेम्ब्रेन जो है रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है जो उसको क्रॉस करके इधर आनी है, वो थिक हो गई है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में याद रखना है कि थिकनेस इंक्रीज़ हो गई है। अब हमें जो रिलेशन पता है उसमें इन्वर्स का रिलेशन है डिफ्यूजन का, मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा तो डिफ्यूजन कम, तो एम्फाइसेमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस की डिफ्यूजन ग्रेडियंट से क्या मतलब डिफ्यूजन का क्या रिलेशन है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की फॉर्म है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी हाई टू लो है, बट क्या डिफरेंस है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? उसमें आपको कोई चैनल्स या कैरियर की ज़रूरत नहीं है, वो मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करके आ सकते थे जो भी सब्सटेंस को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आना था। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन को सीधा ही क्रॉस नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे मेम्ब्रेन पे कोई ना कोई कैरियर चाहिएगा जो जिस पे वो स्टिक ऑन हो करके अंदर आ सकेगा। तो ये जो सब्सटेंस है जिसके माध्यम से ये अंदर आ रहा है, ये क्या है? एक कैरियर है। कैरी करके लेके आता है इसको अंदर, ये कैरियर है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसमें क्या चाहिए आपको? कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें दो सिमिलैरिटी है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि दोनों में एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होती, दोनों ही ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, हाई टू लो आते हैं, उसमें आपको कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड में आपको कैरियर की ज़रूरत है। इसका नाम ही कहता है फैसिलिटेटेड, मतलब इसको फैसिलेशन के लिए कुछ चाहिए। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्लूट्स एंड एक्वापोरेंस। ग्लूट्स ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड एक्वापोरेंस हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरेंस होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं, तो वाटर को भी एब्जॉर्ब होने के लिए कोई कैरियर चाहिएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये दो एग्जाम्पल आ जाते हैं फैसिलिटेटेड के। अब तीसरा ट्रांसपोर्ट का मोड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इसमें सिर्फ वाटर की मूवमेंट के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। इनमें कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो हम ये सब टर्म यूज़ करते हैं, बट ऑस्मोसिस कोई भी सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे हम, कोई भी सॉल्वेंट के लिए। अब ऑस्मोसिस होता है वो भी ग्रेडियंट को फॉलो करता है, उसमें भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती है। इसको हम ऑस्मोसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं। लेट्स ये दो कंटेनर है हमारे पास। ओके, इसमें हमारे पास सॉल्ट या फिर कोई भी सॉल्ट की कंसनट्रेशन है लेट्स से 500 मॉलिक्यूल्स, एंड इसमें है 1000 मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के। ओके, तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, अब इसमें हमने पानी डाल दिया। ठीक है, तो एक सोल्यूशन बना दिया हमने ये। ठीक है, इसमें इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, इसमें सोल्यूट कम है। ठीक है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है तो इसमें वाटर कम है, लेट्स से इसमें वाटर क्या है? कम, इसमें वाटर ज़्यादा है। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा हाई टू लो रहेगी। तो इसमें वाटर ज़्यादा है, इसमें वाटर ज़्यादा है, इसमें वाटर कम है, तो वाटर हमेशा इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ओके, तो ये आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंसनट्रेशन ऑफ, अगर सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करेंगे तो हम बोलेंगे हाई वाटर कंटेंट टू लो वाटर कंटेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सिमिलरली अगर हम इसको बात करना चाहें तो सॉल्वेंट के रिलेशन में तो ये बात हो जाएगी जहाँ ज़्यादा वाटर है वहाँ से जहाँ पानी कम है उसकी तरफ जाएगा। अगर सोल्यूट के टर्म में बात करें, सोल्यूट मतलब कोई भी सॉल्ट, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ सॉल्ट ज़्यादा है यहाँ सॉल्ट कम है, तो वाटर की मूवमेंट हमेशा लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट होती है, लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट होती है। तो ये आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद फोर्थ मेथड है हमारे पास नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। नॉन आयोनिक डिफ्यूजन ये होता है कि अगर एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी को भी एब्जॉर्ब होना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब होना है, तो उसको नॉन आयनिक फॉर्म में होना पड़ेगा। नॉन आयनिक फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन क्या है? पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। बट वही सब्सटेंस अगर आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड। हमारे पास सैलिसिलिक एसिड ले लो या फिर एस्पिरिन बोलते हैं उसको। एस्पिरिन स्टमक में कब एब्जॉर्ब होता है? जब वो नॉन आयनिक फॉर्म में रहता है। अगर वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो आयन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब हमने बताया जितने भी ये मेथड्स थे ऊपर, इनमें किसी में भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट थी। बट अब पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जब सब्सटेंस को मूव करना है एक जगह, एक मेम्ब्रेन या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव में एग्जांपल आ जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इसको हम समझते हैं, ये आपके पास सेल आ जाता है, यहाँ पे आपके पास है एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है? हमें पता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो ग्रेडियंट हमने बना रखा है, सेल ने बना रखा है कि सोडियम को बाहर ज़्यादा रखना है, पोटेशियम को अंदर ज़्यादा रखना है, ये किसकी वजह से है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है? बाहर से पोटेशियम अंदर लेके आके रखता है। तो ये 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है एंड सेल से 3 सोडियम बाहर फेंक देता है। तो 3 सोडियम बाहर फेंकते हैं, 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है। तो इसलिए सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है एंड सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। ओके, तो ये फ़ायदेमंद इसलिए होता है, अगर एक हर सेल, मतलब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है ना, ये हर सेल के पास प्रेजेंट होता है, बॉडी के हर सेल के पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है और ये एटीपी यूज़ करता है इस पूरे प्रोसेस में। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि सोडियम को अगर सेल के अंदर जगह मिल गई, मतलब सोडियम ज़्यादा सेल के अंदर जमा होने लग गई, तो सोडियम की टेंडेंसी होती है वाटर को खींचने की, ठीक है। तो अगर सोडियम ज़्यादा हो गए अंदर तो वाटर को खींच लेगा और ये सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को से बचने के लिए सेल सोडियम को हमेशा बाहर फेंकने की टेंडेंसी रखता है। तो 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है, तो इसको बोलते हैं कपलिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग रेशियो। कपलिंग रेशियो होती है सोडियम पोटेशियम की, सोडियम इज टू पोटेशियम, हमें पता है 3 सोडियम बाहर फेंकता है एंड 2 पोटेशियम अंदर रखता है, तो 3:2 इज द कपलिंग रेशियो फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। याद रखना ये एटीपी यूज़ करता है और ये हमेशा हर सेल में हर टाइम एक्टिव रहता है। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। ये कपलिंग रेशियो होगी 3:2 की सोडियम और पोटेशियम की। अब आ जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या करता है? हाँ, इनको एक्टिव क्यों बोला है? नंबर 1, क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अभी तक जितने भी ऊपर पढ़े थे ये सब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रहे थे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था? कि हाई टू लो, लेकिन एक्टिव में क्या होता है? लो टू हाई, उल्टा होता है। अब एक चीज़ को आप धक्के मार के लो से हाई की तरफ भेजोगे तो उसमें एनर्जी लगेगी, जबकि हर चीज़ की टेंडेंसी रहती है हाई टू लो जाने की। तो अगर हाई टू लो जा रहा है कोई भी चीज़, तो उसमें एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आने की हर चीज़ की टेंडेंसी रहती है। बट अगर आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए जब भी लो टू हाई जाना होता है तो एटीपी यूज़ होता है, और ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब जैसे हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में भी देखा कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये एटीपी की ज़रूरत इसलिए इसको पड़ रही है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेडियंट काम कर रहा है। नॉर्मली सेल के अंदर क्या ज़्यादा है? पोटेशियम ज़्यादा है, बट ये फिर भी पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है अगेंस्ट। बाहर पोटेशियम कम है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, बट फिर भी ये कम से ज़्यादा की तरफ लेके आ रहा है। सिमिलरली बाहर सोडियम ज़्यादा है, बट फिर भी ये बाहर अंदर से सोडियम को बाहर फेंक रहा है। तो यहाँ कम है सोडियम, यहाँ ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ फेंक रहा है, जबकि बाहर सोडियम पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ये अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी इस काम के लिए। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी एक्टिव के एग्जांपल आगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अब सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है? ये डायरेक्टली एटीपी नहीं यूज़ करता, इसके पास दूसरे तरीके होते हैं, बट यहाँ पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में 2 चीज़ आ रही है, और एंटीपोर्ट मतलब एक चीज़ बाहर जा रही है, एक चीज़ अंदर आ रही है। तो सिम्पोर्ट में एग्जांपल है SGLT सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये सारे एग्जांपल हैं सिम्पोर्ट के सेकेंडरी एक्टिव के। एंटीपोर्ट में आ जाता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। अब SGLT है जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो 2 टाइप के होते हैं, SGLT1 एंड 2। 1 इंटेस्टीन में पाया जाता है एंड 2 किडनी में पाया जाता है। ऐसे याद रखना है, इंटेस्टीन एक ही हमारे पास तो SGLT1, लेकिन किडनीज 2 होती है तो SGLT2। SGLT2 कहाँ पे? PCT, किडनीज़ की PCT में। इसको थोड़ा समझाते हैं।
हाँ, तो इसको हम SGLT को ऐसे समझेंगे, जैसे ये बनाया मैंने। लेट्स से ये कोई भी या तो किडनी का मान लो या फिर GI का ल्यूमेन मान लो, ओके। तो इसमें से ग्लूकोज़ को एब्जॉर्ब करना है हमें, और एब्जॉर्ब करके उसको, ये है लेट्स से इंटेस्टिनल है, इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन का सेल है, और इंटेस्टीन के सेल से वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ठीक है। हमें एब्जॉर्ब कराना है ग्लूकोज को, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि SGLT है, ये है SGLT है ये। अब SGLT के थ्रू ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होएगा सोडियम को साथ लेकर के। इसमें सोडियम है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब ग्लूकोज तभी एब्जॉर्ब होएगा जब उसके साथ सोडियम जाएगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज अंदर आ गया, ग्लूकोज यहाँ से यहाँ फेंक दिया जाएगा, और यहाँ पे है आपके पास ग्लूट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब इसको सेकेंडरी एक्टिव क्यों बोला है? इसने तो कोई ATP यूज़ नहीं करा, बट यहाँ पे होता क्या है, इसने नहीं यूज़ करा बट एक दूसरा चैनल है उसने यूज़ करा। अब ये ग्लूकोज तभी अंदर आ पाएगा जब इसके साथ सोडियम आएगा। सोडियम अंदर क्यों आएगा? जब सोडियम कम होएगा अंदर। सोडियम को अंदर कम कौन कर रहा है? ये वाला चैनल कर रहा है। ये लगातार सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। तो सोडियम को बाहर फेंकने में इसको ATP यूज़ करना पड़ रहा है, जिस वजह से सोडियम अंदर कम हो रहे हैं, और कम होने की वजह से यहाँ सोडियम आ पाएंगे, और इसके साथ फिर ग्लूकोज भी आ जाएगा। तो ये चैनल तभी काम करेगा जब एक दूसरा चैनल यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो देखा जाए तो इसने ATP नहीं यूज़ करा, बस इस वाले चैनल ने ATP यूज़ करा। बस इसके ATP यूज़ करने की वजह से ये वाला चैनल सोडियम के साथ ग्लूकोज को भी अंदर ले पाया, इसलिए इस SGLT इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी एक्टिव। और ये PYQ भी है कि SGLT कौन से टाइप का ट्रांसपोर्टर है? ये सेकेंडरी एक्टिव है। एक्टिव तो है, एक्टिव इसलिए बोला हमने इसको क्योंकि ATP यूज़ कर रहा है, बट ये डायरेक्टली ATP यूज़ नहीं कर रहा, कोई दूसरा चैनल ATP यूज़ करके इसको ट्रांसपोर्टर में हेल्प कर रहा है। तो फिर यहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा सोडियम के साथ, और ये ग्लूकोज इस ग्लूट चैनल के थ्रू वापस अब ब्लड वेसल्स में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये SGLT का है। अब जैसे मैंने बोला ये इंटेस्टीन है, ये इंटेस्टीन है, तो इंटेस्टीन में यहाँ पे SGLT1 आएगा। अगर ये किडनी होती यहाँ पे तो यहाँ पे SGLT2 आता है। दूसरा देखना है कि ये चैनल किस साइड लगा होता है, क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो हमारे पास इसकी दो साइड होती है सेल की। एपिकल साइड वो होती है जो ल्यूमन की तरफ होती है, एंड बेसल साइड वो होती है जो कि ब्लड वेसल्स की तरफ होती है। तो SGLT और ग्लूट ये दोनों ही ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में भेजने में हेल्प कर रहे हैं। तो SGLT हमेशा एपिकल साइड पे, एपिकल सरफेस पे होता है, जो ग्लूट होता है वो हमेशा बेसल सरफेस पे होता है। तो इन दोनों की लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी एक्टिव में एग्जांपल आ जाता है SGLT। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये ट्रांसपोर्टर हम कहाँ देखते हैं? किडनी में देखते हैं, ठीक है। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर हम थायराइड में देखते हैं कि आयोडीन को अंदर लेने के लिए आपको सोडियम को साथ लेना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। एंटीपोर्ट क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ये उल्टा काम करता है। एंटीपोर्ट इसलिए बोला है कि अगर बाइकार्बोनेट को अंदर लेना है तो क्लोराइड बाहर जाएगा। ये आपको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन में, जब आप CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ओके। अब SGLT1 किडनी में, इंटेस्टाइन में, SGLT2 किडनी में। अब नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट मेथड है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मेथड। इसमें ये भी एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखना, इसमें भी ATP यूज़ होते हैं। दूसरा इसमें और क्या रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम की। ये दो तरह की होती है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। इसको समझते हैं दोबारा से यहाँ पे। अब हमें पता है, लेट्स से हमारा न्यूरॉन है, ये मैंने बनाया एक्सोन एंडिंग, ठीक है। एक्सोन एंडिंग में हमें पता है साइनैप्स है। साइनैप्स में क्या रिलीज़ होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं एंडिंग से। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया। तो एक्शन पोटेंशियल ओपन करता है आपका, यहाँ पे कैल्शियम चैनल होते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल जैसे ही थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग में आता है, कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे होते हैं आपके वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर के लिए चैनल्स, ठीक है। तो जो वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरी थैली होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं पॉकेट्स होती है, कुछ थैलियाँ रखी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर होता है। तो जो कैल्शियम होता है ये अंदर आता है, ये इन दोनों के सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे चिपके रहते हैं, सिनेप्टोब्रेविन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टोब्रेविन्स है। तो कैल्शियम, मैंने कहा जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अंदर आता है नर्व एंडिंग पे, कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम अंदर आ जाते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे बैठ गया, एक कैल्शियम यहाँ पे बैठ गया।
अब ये दोनों कैल्शियम है जो ये रिपेल करेंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे। जैसे ये दोनों अलग होते हैं, जो वेसिकल्स की थैलियाँ होती हैं वो आती है और यहाँ पे फ्यूज़ हो जाती है इस मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही फ्यूज़ होती है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्स में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का सेल से बाहर निकलने को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट करना, साइटोसिस सेल से बाहर, एंडोसाइटोसिस होता है सेल के अंदर आना। तो ये दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकल्स मतलब होती है पॉकेट्स, ठीक है, कुछ थैलियाँ, ठीक है। तो थैलियों के थ्रू बाहर या अंदर करना। तो सेल से बाहर जाना है तो वेसिकल्स के फॉर्म में बाहर जाएगा कुछ, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए आपके पास स्नेयर प्रोटीन्स होने चाहिए, जैसे सिनेप्टोब्रेविन, अभी एग्जाम्पल में बताया ना, 2 सिनेप्टोब्रेविन्स होते हैं, वो रिपेल करते हैं तब जाके जो वेसिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की वो फ्यूज़ करती है मेम्ब्रेन के साथ और वो बाहर आ जाती है। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए स्नेयर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, एग्जाम्पल है सिनेप्टोब्रेविन। एंडोसाइटोसिस होता है किसी भी चीज़ को सेल के अंदर आना है, जैसे कि हमें पता है कि एंडोसाइटोसिस है जो एक तरह का सेल के अंदर एंटर होना, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है क्लैथरिन की। तो इन दोनों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्नेयर प्रोटीन और क्लैथरिन। क्लैथरिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंडोसाइटोसिस एंड स्नेयर प्रोटीन्स और सिनेप्टोब्रेविन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सोसाइटोसिस। दूसरा, इसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ी, हमने देखा ना कि वो फ्यूजन तभी हो पाएगा जब कैल्शियम अंदर आएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बात और देखते हैं। मैंने बताया यहाँ पे कैल्शियम का चैनल होता है, कैल्शियम अंदर आता है तभी जाके ये फ्यूज़ करेंगी। अब एक सिंड्रोम होता है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं किसके अगेंस्ट, इस चैनल के अगेंस्ट। अब ये एंटीबॉडीज़ इस चैनल को डिस्ट्रॉय कर देंगी तो क्या कैल्शियम अंदर आएगा, नहीं। क्या वेसिकल्स फ्यूज़ होएंगी, नहीं। क्या एक्सोसाइटोसिस होएगा, नहीं। क्या न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में रिलीज़ होएगा, नहीं। जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज़ होएगा तो मैसेज नहीं जा पाएगा। सपोज़ यहाँ पे एक मसल थी, क्या उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं। तो जब नर्व कंडक्शन ही नहीं हो पाया, रिलीज़ ही नहीं हो पाया, न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स तक नहीं पहुँच पाया, तो ये मसल वीक हो जाएगी। तो जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल वीकनेस देखने को मिलती है, वैसे ही लैम्बर्ट ईटन में भी मसल वीकनेस देखने को मिलती है। फ़र्क क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन में? माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होते हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर के, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो पोस्ट साइनेप्टिक है, उसमें पोस्ट साइनेप्टिक एंटीबॉडी बनती है, साइनेप्स के बाद जो रिसेप्टर है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। बट लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या है, जो एंटीबॉडी बनी है वो प्री साइनेप्टिक है। ओके, तो यहाँ हमने देखा ना, ये बीच में साइनेप्स है, साइनेप्स से पहले एंटीबॉडी बनी, पहले इस रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो लैम्बर्ट ईटन प्री साइनेप्टिक है और माइस्थेनिया ग्रेविस पोस्ट साइनेप्टिक है। दोनों में मसल वीकनेस देखने को मिलती है, दोनों में एंटीबॉडीज़ बनती है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। अब एक्सोसाइटोसिस है ना जो न्यूरोट्रांसमीटर की, वो इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, हाँ, बोट्युलिनम का भी देखते हैं। मैंने बताया था सिनेप्टोब्रेविन ज़रूरी है न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर जाने के लिए। अब जो जैसे हम बोटॉक्स देखते हैं या बोट्युलिनम टॉक्सिन देखते हैं, बोटॉक्स कह लो या बोट्युलिनम टॉक्सिन, वो क्या करता है, वो इस सिनेप्टोब्रेविन है जो चैनल चाहिए, जो हमें प्रोटीन चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर से सिनेप्टोब्रेविन डिस्ट्रॉय हो गया तो वेसिकल्स नहीं जा पाएंगी, तो फिर से मसल में वीकनेस हो जाएगी, मसल पैरालिसिस हो जाएगी। तो बोट्युलिनम का भी याद रखना है कि ये सिनेप्टोब्रेविन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नहीं रिलीज़ हो पाता, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा साइनेप्स में तो वो कंडक्शन को आगे, मतलब मैसेज सिग्नल को आगे मसल तक नहीं भेजेगा, मसल्स काम नहीं करेंगी, पैरालिसिस हो जाएगी। तो बोट्युलिनम कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ सिनेप्टोब्रेविन लीडिंग टू मसल वीकनेस। तो ये था पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें एक बात और याद रखनी है लास्ट में। हाँ, एक लाइन आती है कि सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट शो सैचुरेशन काइनेटिक्स, रेस्ट ऑल शोज। अब सैचुरेशन काइनेटिक्स क्या होता है? सैचुरेशन काइनेटिक्स होता है, ये आपकी मेम्ब्रेन है जिसके आर पार आपके सब्सटेंस को जाना है। अब ये इसका कैरियर प्रोटीन है। ओके, तो कैरियर प्रोटीन है, सपोज़ हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, आपके पास 500 कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन में।
लेकिन आपके पास सब्सटेंस है, सपोज़ शुरू में 100 है, तो क्या ये 500 100 को जाने देंगे? हाँ, जाने देंगे। आपके पास सब्सटेंस 200 बढ़ गए, क्या ये 200 सब्सटेंस इन 500 के अक्रॉस चले जाएंगे? चले जाएंगे। 500 हो गए इस बाहर से जो सब्सटेंस है, क्या ये 500 के अक्रॉस जा पाएंगे? जा पाएंगे। अब आपके सब्सटेंस हो गए बाहर 1000, तो क्या ये 1000 के 1000 जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास रिसेप्टर तो लिमिटेड है, वो तो 500 ही है, तो इन 1000 में से सिर्फ 500 ही जा पाएंगे। तो अगर हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं, ये आ जाते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स, ये आ जाता है रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो शुरू में तो क्या आएगा, जैसे जैसे रिसेप्टर सपोज लिमिटेड है, लेट्स से 500 तक है, तो जब तक 500 है तब तक तो ये भी रेट भी इंक्रीज़ होएगा और रिसेप्टर जैसे जैसे रिसेप्टर बढ़ रहे हैं रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट जैसे 500 पहुंच जाएंगे अब रेट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर क्या है आपके पास फिक्स्ड है। सॉरी, इसको गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे रिसेप्टर्स ले लेते हैं और यहाँ पे रेट ले लेते हैं। रिसेप्टर फिक्स हो गए हैं 500, तो एक ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे स्टैटिक्स का, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स, कि अब आपके रिसेप्टर सैचुरेट हो गए हैं। सैचुरेट मतलब और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो सैचुरेशन काइनेटिक्स का जो ग्राफ है, सैचुरेशन स्टैटिक हो जाएगा। ये आपको उस केस में ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलेगा जो कि इन चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चैनल्स डिपेंड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। अकेला कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिसेप्टर्स या चैनल्स नहीं ज़रूरत पड़ते, वो है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इसलिए लाइन लिखी होती है कि सिंपल डिफ्यूजन को सैचुरेशन काइनेटिक्स नहीं शो करता, बाकी सब जितने भी तरह के हमने अभी ट्रांसपोर्ट पढ़े सारे सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करते हैं। एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा उनका रेट, क्योंकि आपके पास रिसेप्टर कांस्टेंट हो गए हैं, रिसेप्टर और ज़्यादा है ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टर लिमिट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन याद रखना, सिंपल डिफ्यूजन है जो वो सैचुरेशन काइनेटिक्स शो नहीं करता, वो सिर्फ मेम्ब्रेन के अक्रॉस ग्रेडियंट को फॉलो करते करते ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर।